स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे द्रव्य की द्वैती प्रकृति और डी ब्रोगली ने द्रव्य और तरंगों के बारे में अपनी क्या राय रखी। सबसे पहले अगर फ्री पीडीएफ आप चाहते हैं तो इस कोड को स्कैन करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास की जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद द्रव्य की द्वैती प्रकृति में हम समझेंगे। इससे पहले कि हम इसे समझें, मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि द्रव्य को कण, प्रकाश को कण और तरंग दोनों माना गया है क्योंकि इसके पास दोनों प्रकृति होती है। आइंस्टाइन ने सिद्ध किया था, आइंस्टाइन ने माना था, उसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को उसने समझाया था। अब हम डी ब्रोगली के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन्होंने द्रव्य जो कण है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में क्या कहा। इनका कहना था कि जो द्रव्य के कण हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें भी द्वैती प्रकृति होती है। कण तो ये है ही, कण प्रकृति तो इनमें है, लेकिन जब ये किसी वेग से गतिमान होंगे तो तरंग के रूप में चलेंगे, ऐसा डी ब्रोगली ने बताया था। और उन्होंने इन समीकरणों को आप जानते होंगे, E = mc², E = h, ये फोटोन की एनर्जी है और ये c है प्रकाश की चाल, या इसे आप सिर्फ चाल ही मान सकते हैं क्योंकि यहाँ न्यू में कन्फ्यूजन होगा इसलिए। तो ये है संवेग, द्रव्यमान गुणा वेग, और यह है न्यू होता है, न्यू का फॉर्मूला चाल बटे तरंग दैर्ध्य, चाल बटे तरंग दैर्ध्य को आवृत्ति यानी कि न्यू कहते हैं। ये सारे फॉर्मूले इनका यूज़ करके डी ब्रोगली ने एक फॉर्मूला निकाला और वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे ही हम इन दो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, इसका और इसका, तो दोनों एनर्जी के बराबर हैं, तो दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, यानी कि mc² = h न्यू। यहाँ से अगर मैं मान निकालना चाहूँ तो मैं मान निकाल सकता हूँ m का, तो m का मान हो जाएगा h ν/c²। इस m के मान में और इस समीकरण में भी m है, तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं कि m का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे इस समीकरण में जब मैं इसे रखूँगा, P = h ν/c हो जाएगा। जैसे ही m का मान रखूँगा तो यहाँ पे ये वाला c आएगा ऊपर, और नीचे बटे में c² था ये m के मान में, तो c से ये c कट गया तो h ν/c बचा। किस में है ये? संवेग के बराबर है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अब संवेग बराबर h ν/c। एक फॉर्मूला चौथा हमने और देखा था कि न्यू बराबर c/λ होता है, तो इसका यूज़ भी होगा। जो न्यू बराबर होगा वो c/λ के होगा, या यहाँ से लैम्डा का अगर मैं मान निकालूँ तो c/ν, और c/ν की जगह मैं लैम्डा को रख सकता हूँ। इस समीकरण में अगर हम ध्यान से देखें तो अगर न्यू को मैं c के बटे में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा h c/ν, और इसकी जगह अब इस समीकरण से मैं लैम्डा को रख सकता हूँ, तो p बराबर हो जाएगा h/λ। इतना करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लैम्डा का मान जो निकल के आएगा इस समीकरण से, लैम्डा का अगर मैं मान निकालूंगा तो वो आएगा h/p, और यही समीकरण डी ब्रोगली ने निकाली थी। अब इसे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ये था h λ = h/p, और p का मान होता है mc, द्रव्यमान गुणा वेग, तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस समीकरण को निकालने के बाद डी ब्रोगली ने इसके बारे में बताया कि जो m है वो द्रव्यमान जो कि कण प्रकृति को दिखाता है, और जो लैम्डा है जो कि तरंग दैर्ध्य है वो तरंग प्रकृति को दिखाता है किसी भी चीज़ की। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये द्रव्य के सूक्ष्म कण हैं, ये दो प्रकृति रखते हैं। अगर ये किसी वेग से गतिमान है तो इनमें दो प्रकृति होगी। कण प्रकृति तो इसमें है ही क्योंकि इसमें द्रव्यमान है, लेकिन वेग के होने के कारण वो तरंग के रूप में चलेगा, और इसकी तरंग दैर्ध्य हम निकाल सकते हैं। प्लांक नियतांक, वेग और उसके द्रव्यमान हमें पता होने चाहिए, तब जाके उसकी तरंग दैर्ध्य हमें निकल सकते हैं। तरंग दैर्ध्य निकल जाएगी तो ये सिद्ध हो जाएगा कि वो तरंग भी है। अब यहाँ से 4 निष्कर्ष जो आपके नोट्स में आपको दिख रहे होंगे वो अब मैं बताने वाला हूँ। चारों निष्कर्ष देख लेते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष निकलता है कि अगर लैम्डा व्युत्क्रम अनुपाती हो
1/m के, तो इससे हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती मैं आपको समझा दूँ कि ये अनुक्रमानुपाती कब कहलाता है और व्युत्क्रमानुपाती कब कहलाता है। अगर मान लो कि यहाँ पे लिखा होता ए और ये साइन होता और लिखा होता बी, तब हम इसे अनुक्रमानुपाती पढ़ते। ए अनुक्रमानुपाती बी का है, इसका मतलब अगर बी का मान बढ़ेगा तो ए का मान भी बढ़ेगा। जबकि इसका अगर उल्टा हो, इसका उल्टा, जैसे कि यहाँ पे है लैम्डा और 1 के अपॉन में दूसरी संख्या है, तब हम कह सकते हैं कि लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती m के है, यानी कि m का मान अगर बढ़ रहा है तो लैम्डा का मान कम होगा। इसके बाद अब यहाँ ये आया कहाँ से, ये इससे तुलना करने पे आया। लैम्डा अगर हम नियतांक को हटा दें और स्पीड कांस्टेंट है और इस नियतांक को हटा दें तो ये बराबर का साइन हट के 1/m व्युत्क्रमानुपाती में चला जाएगा। यहीं से ये आया है। और इसका मतलब है कि अगर कण का जो भी द्रव्य का कण है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, इनका अगर द्रव्यमान कम है तो उसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी, या कह सकते हैं कि हल्के कणों की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे v का यूज़ किया है मैंने वेग के लिए, लैम्डा तरंगदैर्ध्य है ही, तो ये लैम्डा और c यहाँ पे वेग है, तो इसीलिए लैम्डा अनुक्रमानुपाती c के होगा अगर द्रव्यमान कांस्टेंट है और प्लैंक नियतांक तो कांस्टेंट है ही। आगे मैं आपको प्लैंक नियतांक का मान भी बताऊंगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर कोई कण बहुत धीमी गति से चल रहा है तो उसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी, और वो बहुत तेज़ गति से चलेगा यानी कि वेग उसका ज़्यादा होगा तो उसकी तरंगदैर्ध्य कम होगी। और क्योंकि इस समीकरण में तरंग को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी तरह के आवेश की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आवेश की पूरे समीकरण में कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी कण को तरंग प्रकृति दिखाने के लिए, तो तीसरा निष्कर्ष ये निकला कि ये जो तरंग प्रकृति है आवेश पर निर्भर नहीं करती। और इसी निष्कर्ष से हम एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ये तरंगें हैं वे विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं। वो चुम्बकीय तरंगें क्यों नहीं है, क्योंकि चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं किसी आवेश के तेज कंपन करने से। अगर कोई आवेश है नेगेटिव या पॉजिटिव, वो तेज़ी से कंपन करेगा तो मैग्नेटिक वेव बनेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ ये आवेश पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें तो नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो ये चारों निष्कर्ष डी ब्रोगली ने निकाले थे अपने इस समीकरण से। अब डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्ध्य थी उसकी कैलकुलेशन भी की थी अपनी इसी समीकरण के आधार पे। ये जो समीकरण हमने भी सिद्ध कर लिया, इसके आधार पे डी ब्रोगली ने सिद्ध किया था। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं साइड में, लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। इस समीकरण के आधार पे कैसे सिद्ध होगा, उसके लिए आपको ये दो फॉर्मूले भी पता होने चाहिए। तो आपको पहले से पता होगा 12mv² यानी कि गतिज ऊर्जा। अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की अगर हम बात कर रहे हैं तो विभव अगर हमें पता हो और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता हो तो भी हम निकाल सकते हैं उसकी गतिज ऊर्जा। तो अब चलिए एक डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले जो ये डी ब्रोगली की समीकरण थी लैम्डा बराबर h/mc वाली, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। और इस वाली समीकरण से पहले हम v का मान निकालेंगे। v का मान कैसे निकलेगा, v² बराबर हो जाएगा 2, ये काइनेटिक एनर्जी को मैं सिर्फ k से डिनोट कर रहा हूँ, तो 2 इधर जाएगा तो 2k हो जाएगा, और m इसके बटे में चला जाएगा। और क्योंकि ये v² था तो अब अगर मुझे v का मान चाहिए तो अंडर रूट में 2k m यहाँ पे आएगा। इतना करने के बाद इस v के मान को लेके, क्योंकि ये वेग है और ये भी वेग ही है, तो c की जगह हम रख सकते हैं, क्योंकि ये उस कण के वेग के लिए हमने रखा था c, जिसकी हमें तरंगदैर्ध्य निकाल ली है। और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के वेग की कैलकुलेशन करी है, तो इस और इलेक्ट्रॉन का ही वेग हमें निकालना, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य हमें निकालनी है। तो हम इसे लिख सकते हैं c बराबर 2k/m, और c के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए, तो समीकरण 1 हमारी थी ये, और c का मान जैसे कि हम इसमें रखेंगे तो लैम्डा बराबर h/1m ये था, और अंडर रूट में 2k/m ये था। जब ये m अंडर रूट के अंदर जाएगा तब वो m² बन जाएगा, तो ये हो जाएगा h/अंडर रूट में 2km² बटे m। अब इस m से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा वो होगा h/2km अंडर रूट में। अब
के मान को भी हम बदलेंगे इस वाली समीकरण से। यहाँ के का मान है EV, तो हम इसमें भी EV ही रखेंगे। तो यहाँ EV रखने पे लैम्डा बराबर हो जाएगा H/2mEV। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। V क्या है? वो विभव, वो विभवांतर। H प्लैंक नियतांक है। अब इनके मान हमें अगर पता होंगे तो हम तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है ये पता है, विभव हम उसका ज्ञात करेंगे, और उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का हमें पता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये भी हमें पता है। तो इनसे हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य जब वो गति में होगा। तो ये 3 मान हमें चाहिए, H, M और V के। ये 3 मान होते हैं। ये H का जो मान होता है प्लैंक नियतांक, ये मैंने आपको पहले बताया 6.63 × 10⁻³ जूल प्रति सेकंड। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब जैसे ये मान मैं समीकरण में रखूँगा तो देखिए क्या होगा। तो लैम्डा बराबर H का मान ऊपर 63 × 10⁻34 अपॉन में यहाँ अंडर है इधर 2, फिर m का मान 9.1 × 10⁻31, उसके बाद इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 और इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा V से, ये V है जो कि विभव है। अब इन सब कैलकुलेशन को करने के बाद हमारे पास एक रिज़ल्ट आएगा, और वो रिज़ल्ट होगा जो आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। ये लैम्डा का मान निकल के आएगा 12.27 और अंडर रूट में यहाँ वोल्ट में विभव होगा, और ये लैम्डा का जो मान है इसका मात्रक होगा एंगस्ट्रॉम। तो ये समीकरण, इसे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये समीकरण दी थी डी ब्रोगली ने किसी भी तरंग की या किसी भी कण की जो कि गतिमान है, उसकी अगर हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है तब इस समीकरण को हम लगा सकते हैं। हमें सिर्फ वोल्टेज का मान चाहिए जो कि वोल्ट में होगा, वो विभव का मान चाहिए जो कि वोल्ट में होगा, और एंगस्ट्रॉम में हमें तरंग दैर्ध्य उसकी निकल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप जानते हैं, अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं तो ऑफलाइन ट्यूशन के बारे में हमसे पता कर सकते हैं इस नंबर पे। और लास्ट में SSL करना मत भूलना।